नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज पर। बात मुलाकात में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। आज जिस शख्स से आप रूबरू होने जा रहे हैं उनके बारे में जब मैंने सोचा कि कुछ गूगल कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, और जब मैंने उनका नाम गूगल पे डाला तो काम से ज्यादा बयान आए, और जब मैंने उनसे चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि बयानों के बारे में कोई जिक्र मत करना। अब आप सोचिए, जो बयान बहादुर हों, जो लगातार बयान देते रहे हों, और उनसे बयान के बारे में बातचीत ना की जाए तो फिर कैसा लगेगा। चलिए, ज्यादा उलझाते नहीं हैं हम आपको, बात हम करेंगे, नाम हम बताने जा रहे हैं। साक्षी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद बाबू जी। साक्षी जी, जैसा कि हमने अभी बताया कि आपके काम कम बयान ज्यादा है, वजह क्या है? मुझे लगता है पहले तो आप संशोधन कर लें तो अच्छी बात है। मैंने बयानों के बारे में नहीं कहा, मैंने कहा कोई विवादित प्रश्न मत करिएगा। मैं किसी विवादित प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। बयान में देता रहा हूं, बयान में देता रहूंगा, लेकिन शुरुआत में मैंने ये कहा किसी विवादित प्रश्न का मैं उत्तर देना नहीं चाहूंगा जी। बाकी आप मेरी सरकार के बारे में पूछेंगे, देश के बारे में पूछेंगे, मोदी जी के बारे में पूछेंगे, उन्नाव के बारे में पूछेंगे, मेरे बारे में पूछेंगे, मेरी सरकार के बारे में पूछेंगे, उत्तर दूंगा आपको। साक्षी जी, हम बात आपसे कर ही रहे हैं। एक्चुअली में आपको लेकर थोड़ा सा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। क्यों, उसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। कभी ऐसा लगता है कि आप सियासी बाबा हैं, कभी आपको लगता है कि आप सन्यासी बाबा हैं, कभी आपको लगता है कि आप एक संस्कृत का प्रचार प्रसार करने वाले बाबा हैं, तो कभी ऐसा लगता है खाटी राजनीतिक जो जबरदस्त राजनीति करते हैं ऐसे बाबा हैं। दरअसल आप कौन से बाबा हैं, कौन से स्वामी हैं आप? मैं हिंदू संस्कृति का एक धर्माचार्य हूँ। सारे हिंदुस्तान में जितने साधु सन्यासी हैं वो 13 अखाड़ों में संजोए जाते हैं जी। मैं पंचायत की निर्मला अखाड़ा का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ, एक धर्माचार्य हूँ, दुर्भाग्य से राजनीति में हूँ। ये तो आपकी अपनी चॉइस है। फिर आप मेरे बयान की बात ये आपकी अपनी चॉइस है। दुर्भाग्य क्यों? सौभाग्य इसलिए कि मेरी सही बात की भी आप बोली लगाते हैं। आपने कहा आप कौन से बाबा हैं, तो मैंने कहा मैं निर्मल पंचायती अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ और दुर्भाग्य से राजनीति में हूँ। सही कहने का आदी हूँ, और सही पचाना आज के मीडिया की बस की बात नहीं है। सही पचाना आज की राजनीति के बस की बात नहीं है। सही बोलने के लिए, सही सुनने के लिए आदमी का सही करैक्टर चाहिए। जिनके पास करैक्टर का संबल नहीं है वो सही बोल नहीं सकते, सही सुन भी नहीं सकते। आप जो पूछेंगे मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। नहीं, आप जब आप इस तरीके से कहते हैं, आपने आजम खान को लेकर कहा कि उनका आईएएस के साथ में कनेक्शन है, आपने ये बयान दिया, उन्होंने आपको मतलब ये शब्द इस्तेमाल करते बलात्कारी पुरुष कह डाला। तो जब कीचड़ मुछालते हैं, कीचड़ आता है, तो इससे क्या समझ में आता है? दरअसल जो आपके फॉलोअर हैं उनको ठेस पहुंचती है, तो फिर आप क्या कहेंगे? मैंने नहीं कहा, फिर आप गलत कह रहे हैं। आजम खान से जब आपने पूछा था कि मुलायम सिंह के जन्मदिन के लिए पैसा कहां से आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि अलकायदा का पैसा है, उन्होंने कहा आईएस का पैसा है, उन्होंने कहा कि विदेश का पैसा है, उन्होंने कहा कि दाऊद का पैसा है, उन्होंने आतंकियों का नाम लिया। तो जो वो स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं, तो दूसरे की बात को आप मेरे ऊपर क्यों आरोपित करना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने तो नहीं कहा, ये उन्होंने कहा। उनकी बात को मैंने रिपीट किया था कि आजम खान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा दाऊद का है, मेरे पास पैसा अलकायदा का है, विदेशों का पैसा आ रहा है। ये आपसे कहा, ये आपके और आजम खान के बीच की बात है। मेरे बीच में कहां से आ गया? मुझसे तो बिना मतलब में लपेट लिया आपने। आपने कहा आप क्या कहना चाहते हैं, तो मैंने कहा वो स्वयं बता रहे। क्या आपको लगता नहीं कि ये तंज है? क्या वाकई इसमें गंभीरता है इन बयानों में? अब ये तो आजम खान से पूछ सकते हैं। उन्हें गंभीरता से कहा कि तंज में कहा, किस लहजे से कहा, मैंने तो नहीं कहा। ये तो उनका स्टेटमेंट है, ये पैसा अलकायदा का है, आईएस का। ये आजम खान साहब बोल रहे हैं, इसका सही उत्तर आजम खान साहब दे सकते हैं। साक्षी महाराज क्या देंगे? बयानों को लेकर हम देखें, हम चूंकि लगातार एक फहरिस्त है बयानों की, हम कोई विवादित विषय पूछना ही नहीं चाह रहे, लेकिन फिर भी चूंकि आपसे जब मिल रहे हैं तो अपना लोभ संवरण मैं कर नहीं पाता हूं। मैं सोचता हूं कि आपसे अधिकाधिक बात हम कर लें। आप किसी भी मुद्दे को लेकर, सरकार की बात हो, संवैधानिक बात हो, सियासत बात हो, संस्कारिक बात हो, लेकिन आप फिर भी आप हर मुद्दे पे आप बयान देते हैं, जबरदस्त बयान देते हैं। आपने कह दिया कि मणिशंकर अय्यर के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो अगर मणिशंकर अय्यर के ऊपर आरोप ये लगा दिया गया देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मेरा जहन पहुंच गया कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्ना की तारीफ की। अगर हिंदुस्तान का व्यक्ति जिन्ना की तारीफ करता तो क्या उसके ऊपर मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? नहीं, आपका आकलन गलत है। फिर मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान की मीडिया भ्रमित है और आप भी कहीं भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाके ये कहा कि पहले आप मोदी को हटाइए, जब मोदी हटेंगे तो पाकिस्तान से बात होगी।
जो पाकिस्तान में जाकर के, और प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, देश का होता है। भारत का, देश का प्रधानमंत्री है। और एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि आजादी के बाद उससे दमदार, काम वाला, उससे यशस्वी कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं हुआ, जिसकी प्रशंसा करते करते पुत्र नहीं थकाते, ओबामा नहीं थकाते। ऐसे प्रधानमंत्री को हटाने के लिए मणिशंकर अय्यर अगर पाकिस्तान में गुहार लगाएंगे और ये कहेंगे प्रधानमंत्री को हटाइए, मोदी को हटाइए, तब हम आपसे बात करेंगे, तो राष्ट्रद्रोह नहीं है क्या? मणिशंकर पर ये केस नहीं करना चाहिए क्या? मैं बिल्कुल भी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं, आप ऐसे मणिशंकर को राष्ट्रवाद कहेंगे क्या? जो मैं कहना चाह रहा हूं मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं मणिशंकर की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन जब आप कहते हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, तो जिन्ना की तारीफ करने के लिए आडवाणी का क्या होना चाहिए? नहीं, जिन्ना की तारीफ की नहीं, क्योंकि जिन्ना की तारीफ कम से कम हिंदुस्तान का आदमी जिन्ना की तारीफ नहीं सुन सकता। जिन्ना की तारीफ की कि नहीं की इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन पूरा बवाल चलता रहा। लेकिन सुनिए ना, सियासी व्यक्ति हैं, आपको मालूम होना चाहिए। जिसको मैंने सुना नहीं, जिसको मैंने देखा नहीं, उसके संदर्भ में क्या उत्तर दे सकता हूं। लेकिन कम से कम आडवाणी जी ने हिंदुस्तान में किसी प्रधानमंत्री को हटाने के लिए राष्ट्र के विरोध में तो कोई बात नहीं की। मणिशंकर ये तो प्रधानमंत्री के विरोध में बात कर रहे हैं। उन्हें जिन्ना की प्रशंसा करना बात एक है, पर देश के प्रधानमंत्री को हटाओ, और जो प्रधानमंत्री भारी भरकम वोटों से जीत के आया है। सेंट्रल आइडिया तो एक ही निकलता बयान का। नहीं, मिला कि आप जिन्ना की अगर तारीफ कर, अगर जिन्ना की तारीफ करते हो तो भारत की बात नहीं होती। वो जिन्ना तो मर चुका, जिन्ना तो ऊपर चला गया, और मरने वाले हर व्यक्ति को स्वर्गवासी कहा जाता है। मरने वाले के व्यक्ति में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन आपकी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही, मैं नहीं समझ पा रहा। आडवाणी जी की तुलना मणिशंकर के बयान से नहीं की जा सकती। चलिए, ये बात रही। और आप फिर अब ये कहते हैं कि अब हम कोई बयान नहीं देंगे, आजम के बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे, ऐसा क्यों आप कहते हैं? कोई आदमी कोई अगर खूब बयान दे रहा है, उससे बात कर रहे हैं कि नहीं? आजम खान साहब का नाम भी लिया कि नहीं लिया? हम कहा करें बयान नहीं देंगे। मैंने केवल इतना कहा कि विवादित बयानों का उत्तर नहीं दूंगा, इसलिए कृपा करके आप विवादित प्रश्न मत करिएगा जो मुझे नो कमेंट करना पड़े। आप बड़ी दूर से आए हैं, समय लेके आए हैं, तो कम से कम हमारे आपके बयानों से कुछ अच्छी बात आप पूछे और अच्छी बात निकले। उत्तर प्रदेश में बैठे, उन्नाव में बैठे हैं, तो इस प्रदेश के लिए कुछ अच्छी बात निकले, ऐसे प्रस्ताव करें। चलिए, आप वाजपेयी तो ऐसे भी प्रश्न हम करते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हो, ब्रेक के बाद में जब लौट कर आएंगे तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात होगी, उनके संसदीय क्षेत्र के बारे में बात होगी, और साथ ही साथ ये भी बात होगी कि साक्षी महाराज हैं, पिछड़े और अति पिछड़ों के अच्छे जबरदस्त नेता माने जाते हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी साक्षी महाराज को आगे क्यों नहीं करती? क्या डर लगता है साक्षी महाराज से? चर्चा चल रही है, विवादित कह लें या बयान बहादुर कह लें या फिर बहुत वीर कह लें, राजनीति के मामले में सचिदानंद साक्षी महाराज हमारे साथ में हैं, उन्नाव सांसद हैं और एक हिंदुत्ववादी प्रखर चेहरा माने जाते हैं, और इसके साथ ही साथ पिछड़े और अति पिछड़ों के एक जबरदस्त नेता माने जाते हैं उत्तर प्रदेश की। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति अब क्या रंग लेगी, क्योंकि अगले आने वाले दिनों में चुनाव हैं और सियासत के लिहाज से ये वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। साक्षी महाराज जी, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी ही आपसे डरती है क्या? वाजपेयी जी, न तो भारतीय जनता पार्टी मुझसे डरती है और मेरी पार्टी है, तो मेरे से डरने का प्रश्न ही नहीं है। क्या आपके उभरने से किसी और को खतरा होता है क्या? मुझे लगता है मेरे उभरने से किसी खतरा भी नहीं होता, प्रश्नता होती है। तो फिर ऐसी क्या बात है? चिंतन आपको बिहार इलेक्शन के बाद में लगातार चिंतन चल रहा है, और चूंकि हम पत्रकार हैं तो इतना तो जानते ही हैं कि लगातार इसके ऊपर चिंतन, मनन, मंथन और आत्मावलोकन का बैठकों का एक लंबा दौर चल रहा है। अमित शाह जी कहीं सार्वजनिक तौर पर ज्यादा दिख नहीं रहे हैं, बयान उनके आ नहीं रहे हैं, और मालूम यही चल रहा है कि लगातार मीटिंगों में व्यस्त हैं। चेहरे को लेकर जो एक चिंतन चल रहा है, इसके बारे में अपनी टिप्पणी उत्तर प्रदेश को लेकर। आपका तर्क की संगत है। दिल्ली में पार्टी हारी, उस हार को भी हमने थोड़ी गंभीरता से लिया था, लेकिन बिहार में जो अप्रत्याशित हार हुई, विकास हारा, जातिवाद जीता, तो ये समझ में आया कि बिहार और उत्तर प्रदेश से जातिवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता। जी, अभी समय लगेगा, क्योंकि बिहार में वो प्रैक्टिकल हो गया। तो हमारा मानना है बिहार में विकास हार गया और जातिवाद जीत गया, तो उसके बाद पूरी पार्टी गहन चिंतन में है उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 18% मुस्लिम है। जी, कितना मिलेगा ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है बीजेपी को, और 22% दलित है। हमें लगता है कि 50% हमें मिलने वाला है। 12% के करीब सवर्ण है, लेकिन 54% ओबीसी मतदाता है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही। और 54% ओबीसी मतदाता में 8% माननीय मुलायम सिंह जी के साथ जोड़ के देखा जाता है।
40-45% रह गया। उस 45% ओबीसी मतदाता को बीजेपी के साथ जोड़ के देखा जाता रहा है। माननीय कल्याण सिंह जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे और उनके कार्यकाल में जब हमने 60 लोकसभा सीट जीती थी, तो वो ओबीसी के सब लोगों को इकट्ठा करके, दलित के कुछ लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने चमत्कार किया था। और ये जो हमने उत्तर प्रदेश में 73 लोकसभा जीती हैं, उसका श्रेय केवल और केवल नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। जब मोदी जी जैसा चेहरा सामने आ गया तो उत्तर प्रदेश के 54% ओबीसी को लगा कि हम प्रधानमंत्री बन गए। वो सारे का सारा इकट्ठा हो गया। हमारी पार्टी भी इस 54% ओबीसी को लेके बहुत चिंतन में है। वो सोच रही है कि कैसा गेम, कैसा चेहरा। मुझे लगता है पार्टी गलती नहीं करेगी, कोई न कोई चेहरा सामने लाकर चुनाव लड़ेगी। तो अभी चिंतन का दौर चल रहा है। साक्षी महाराज जी, आप बहुत टोलियों में सांसदों की मीटिंगें हो रही हैं, चिंतन का दौर चल रहा है और चिंतन से कुछ बढ़िया निकलेगा। जैसे संत महात्मा ऋषि महर्षि पहले चिंतन किया करते थे, उसके बाद कुछ बोला करते थे। तो मुझे लगता है अमित शाह बहुत भारी भरकम आदमी हैं, हमारी पार्टी के चाणक्य हैं। बिहार में चूक हो गई, लेकिन इतने चिंतन में अभी उत्तर प्रदेश से हम कोई गलती नहीं करेंगे। निश्चित रूप से 2/3 बहुमत से उत्तर प्रदेश। आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के, आप अपने प्रधानमंत्री की बहुत तारीफ करते हैं और वही आपसे सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं, आपके लिए सुरक्षा खतरा पैदा हो जाता है। मुझे लगता है कि आपकी वो इतनी आप अपने बयान वापस ले लीजिए जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी सिक्योरिटी वापस नहीं ली थी। सिक्योरिटी तो कभी बहुत पहले वापस ली गई थी, अभी तो उनके द्वारा हमें सिक्योरिटी दे दी गई। चलिए, ये जहन में मेरा सवाल आया कि बीच में सिक्योरिटी को लेकर बात हुई थी, इसलिए मैंने ये बात आपसे पूछ ली। लेकिन दूसरी बात ये कि आप संत हैं, आप साधु हैं, आप स्वामी हैं, आपका एक अच्छा खासा एक वर्ग ऐसा है जो कि आपकी पूजा करता है, घरों में तस्वीरें लगती हैं। सवाल ये है कि मैं आज एक सवाल ये कर रहा हूं और एक संत से कर रहा हूं। मैं ये सवाल राजनीतिज्ञ से नहीं कर रहा हूं, अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा। और ये बात बहुत गंभीरता से मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या वाकई आप चाहते कि मंदिर निर्माण हो या ये मुद्दा यूं चलता रहे? ये मुद्दा यूं चलता रहे क्योंकि अशोक सिंघल जी जा चुके हैं इस दुनिया से और उनको एक श्रद्धांजलि भी हमारी तरफ से। लेकिन क्या ये मुद्दा ऐसे ही चलता रहे, सियासत चलती रहे? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं संत हूं, एक धर्माचार्य हूं और मैं जो पैदा हुआ हूं राजनीति में वो मंदिर आंदोलन से पैदा हुआ हूं। और मैं मंदिर आंदोलन से और धर्माचार्य होने के कारण इस देश में जो हमारे ऋषियों ने कभी सोचा था उसके आधार पर यहाँ का शासन व्यवस्था चले जी, उसको लेकर हम राजनीति में आए। तो ये तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी या हम या कोई और व्यक्ति ये चाहता है मुद्दा चलता रहे, मंदिर बने नहीं जी। मंदिर अयोध्या में भव्य दिव्य बने, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आजम खान साहब ने स्वयं अभी परसों स्टेटमेंट दिया था कि अयोध्या में मंदिर तो है ही, पूजा हो रही है, ये परेशानी क्या बीजेपी वालों को? तो बीजेपी वालों को परेशानी नहीं है, आजम खान साहब आपको क्या परेशानी है? जब आप कह रहे मंदिर है तो हमारा मंदिर जैसा हम जो कुछ करें तो आपको तुम्हारा सहयोग करना चाहिए। हमेशा ये बात कही जाती रही है साक्षी जी कि हमारी सरकार आने दीजिए, हमारी सरकार आने दीजिए। जब अटल जी की सरकार थी तो भाई वो गठबंधन की सरकार थी, उनकी मजबूरियां थी और तमाम जो आपके कोर इश्यूज थे उनको किनारे किया गया गठबंधन के चलते। पूर्ण बहुमत की सरकार है आपके पास, सब लोग यही कह रहे हैं कि अब क्या दिक्कत, अब किस चीज की आप प्रतीक्षा करते हैं? बाजपेयी जी, मुझे नहीं पता आप कानपुर में कब से हैं जी, लेकिन कानपुर से लेकर के और ये उन्नाव और लखनऊ वाला रोड हमारी सत्ता आने से पहले, मेरे सांसद बनने से पहले, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या हाल था? इन 1.5 साल में कैसा हमने चमका दिया? तो मोदी जी का पहला नारा था सबका विकास सबका साथ। तो विकास की बातें तो होने दो, हम विकास की बातें करते हैं तो हम मंदिर की बात करते हैं। सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। आप धर्माचार्य हैं, आप राम मंदिर से जुड़े हुए हैं। मैं किसी और नेता मंत्री, मैं नितिन गडकरी से बात करूंगा, कहूंगा उनसे सियासत की बात नहीं करूंगा। मेरी बात को सुनिए ना, जब हम विकास की बात करते हैं तो हम मंदिर की बात करते हैं, जब हम मंदिर की बात करते हैं तो आप कहते हैं बीजेपी वाला मंदिर होता है। मैं अगर ये बात करूंगा, हम विकास भी करेंगे, हम मंदिर भी बनाएंगे। कुछ जजमेंट हो गए हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है,
अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। ये मुद्दा ऐसे ही चलने वाला नहीं है। भव्यता दिव्यता आप अपनी आंखों से देखेंगे और कभी आपको और आपके कैमरे को लेकर हम अयोध्या में चलेंगे प्रभु श्री राम। मुझे आपकी बातों से आपत्ति नहीं, मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप इस चीज से जुड़े हुए, और इसीलिए मैंने इस बात को पूछा। अगर कोई मंत्री हमारे साथ में होता तो उसके मंत्रालय की हम बात करते, विकास की बात करता। मैं अकेला नहीं, निश्चित तौर पर इस देश के कोट कोट हिंदुओं की आत्मा है प्रभु श्री राम, यूं तो सभी की आत्मा है, पर सबकी इच्छाएं मंदिर बने और संकल्प से सिद्धि होती है। जब सबकी इच्छाएं मंदिर बने तो दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनने से रोक नहीं सकती। चलिए, इसी बात से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल यह आता है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आपका अच्छा खासा वर्ग है, प्रभाव है, लोग आपको पूजते हैं, मानते हैं, आपकी बात को समझते हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कल्याण सिंह के बाद अगर मैं कहूं, हो सकता क्योंकि आपने तो उनके साथ में रहे हैं, राजनीति की हुई है, कल्याण सिंह जी अब उत्तर प्रदेश से बाहर इस समय, उसके बाद भी एकमात्र इकलौते पिछड़े और अति पिछड़े नेता के रूप में आप प्रतिष्ठापित हैं। और उसके बाद में अगर भारतीय जनता पार्टी इतना खोज कर रही है, तमाम समीकरण जो है वो भी आपके फेवर में जाते हैं, फिर आपको आगे करके क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को? क्या लगता है आप अपने पक्ष में अगर पार्टी से भी कुछ कहना चाहते हैं, लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कहिए, बताइए क्या दिक्कत है, क्यों इतना चिंतन मनन हो रहा है? भाई समीकरण आपने बताए हैं, चीजें आपके फेवर में हैं, फिर क्या दिक्कत है? और निर्विवाद रूप से आप स्थापित नेता हैं। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये कांग्रेस की मां और बेटे की पार्टी नहीं है, ये मायावती की लिमिटेड कंपनी नहीं है, और ये मुलायम सिंह की सैफी की लिमिटेड कंपनी भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। उस पार्टी का मैं एक अदना सा छोटा सा सिपाही हूं। मेरे अमित शाह, मेरे मोदी, संस्था के लोग मुझे जो आदेश करेंगे, मैं तो उनका अनुमान बनने के लिए तैयार हूं। वो जो आदेश करेंगे उस आदेश का पालन करूंगा, पर मुझसे भी सीनियर, मुझसे भी अच्छे लोग उत्तर प्रदेश में भी विराजमान हैं। जहां तक माननीय कल्याण सिंह का प्रश्न है, उनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। माननीय कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे तो मुझे भी बहुत अच्छी दृष्टि से देखा जाता था। कोई सुपर मुख्यमंत्री कह देता था, कोई मुनि मुख्यमंत्री कह देता था। सारे प्रदेश का दौरा करने का, काम करने का मुझे अवसर मिला, और वो मेरे मार्गदर्शक। मुझे जब आवश्यकता होती है तो मैं जयपुर जाता हूं और जयपुर जाकर उनसे मंत्रणा करता हूं। उनकी इच्छा के बिना ये कदम मैं नहीं चलता हूं। लेकिन पार्टी में एक से बड़ा विचार है। अब वो राज्यपाल हैं और वहां से कितना आशीर्वाद मंत्र देंगे, क्या उपदेश देंगे, हम उनके एक एक शब्द को मंत्र के रूप में मानते हैं। उत्तर प्रदेश की एक एक सीट उनकी उंगलियों पर गिनी हुई है। बिल्कुल, बहुत बड़ा अनुभव है उनको। बिल्कुल बिल्कुल, उनके कारण ही हमने असंभव को संभव उत्तर प्रदेश में किया था जी। 60 सीटें हम निकाल करके लेके आए थे। अब बहुत बड़ी आवश्यकता है बहुमत। आपने कहा आपका बहुमत है, अब क्या परेशानी है? बहुमत हमारा लोकसभा में है, बहुमत हमारा राज्यसभा में नहीं है। लोकसभा में हम प्रस्ताव पास करके, रेजोल्यूशन पास करके राज्यसभा में भेज देते, राज्यसभा में अटक जाते। इसीलिए तो शुरुआत करिए। आप भूमि अधिग्रहण बिल पे आप अड़े हुए हैं, आप जीएसटी भी जिस तरीके से अड़े हुए हैं, राम मंदिर राष्ट्र भी मुड़ जाइए। राष्ट्रहित की बात करते हैं, उसके लिए बलिदान करना पड़ेगा, हमारी पार्टी करेगी। तो राम जन्मभूमि तो राष्ट्रीय है ना। उत्तर प्रदेश में हम जब 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे तो फिर राज्यसभा में भी हमारा कद ऊंचा हो जाएगा। तो आप जो सोच रहे हैं बता दे, चलिए हम करते चलेंगे। अरे क्या ये आपकी अपनी, ये आपकी पर्सनल स्ट्रेटेजी है कि आप विवादों में रहे, पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि आप विवादों में रहे, या ये कोई छुपा हुआ हिडन एजेंडा है कि आप विवादों में रहे? पता नहीं आपने कैसे, क्या मैंने विवाद की बात कह रहा हूँ, सही बात कह रहा हूँ, आप विवाद से जोड़ रहे हैं? मैं विवाद में रहना ही नहीं चाहता। मैं आपसे कह देता हूं, मैं कोई विवादित बात नहीं कहता हूँ। और सुनिए वाजपेयी जी, मैंने जो कहा है वही अंतिम सच है। मैंने जो भी बोला है सामने सब आता चला जा रहा है। आज मोदी की तारीफ करिए, सारे विश्व को एक मंच पर मोदी लाए। मैं केवल हिंदुस्तान के आतंकवाद की बात करता था। मोदी ने विश्व से आतंकवाद समाप्त करने के लिए एक अभियान छेड़ दिया। रोज आतंकवादी अब हिंदुस्तान में पकड़े जा रहे हैं। मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा था। मैं किसी जात का विरोधी नहीं हूं, मैं मुसलमान के सिंगल व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं। मैं भोपाल जाता हूं, मुसलमान के यहां खाना पीना मेरा होता है। बहुत मुसलमान मेरे भक्त हैं। कलवे साहब से मेरा सम्मान करते हैं, मदनी साहब मेरा सम्मान करते हैं, अल्लामा जमीर नकवी मेरे मित्र हैं, तो कमाल मंसूर साहब मेरे मित्र, पता नहीं कितने। लेकिन अब इस्लाम के धर्माचार्यों ने कहना प्रारंभ किया कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। मैं भी यही कहता था, जो आतंकवादी हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है, उनका इलाज या तो जेल है या पुलिस की गोली है, इसके अलावा कोई इलाज है ही नहीं। अब वही होने लगा, तो अब होने लगा तो मैं क्यों बोलूं? मैंने कहा अब मैं नहीं बोलूंगा, जो मैं चाहता था वो सारे विश्व में होने लगा।
मदनी साहब बोलने लगे, कलवे साहब बोलने लगे, जामा मस्जिद के इमाम साहब बोलने लगे, जो मैं बोल रहा था अब इस्लाम के धर्माचार्य बोलने लगे, तो मैं उनका वेलकम करूंगा हृदय से। अब मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं बोलूंगा तो उसकी बोली लगाई जाएगी और वो तो विवादित हो जाएगा, और वो बोलेंगे तो कोई बात नहीं, वो बोल रहे अच्छी बात बोल रहे हैं, इसलिए मेरे बोलने का ठीक है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आए, फार्मूला क्या होना चाहिए? उत्तर प्रदेश की लड़ाई बीजेपी 54% ओबीसी के बिना और 10% दलित के बिना जीत नहीं सकती है। 54% में तो अगर मुलायम सिंह के 8% को हटा भी दी जाए तो 46% ओबीसी रह जाता है, और ओबीसी में भी वो ओबीसी चाहिए जिस व्यक्ति को आगे करने से उस जाति का 100% वोट व्यक्ति के साथ खड़ा हो। जैसे जब माननीय कल्याण सिंह थे तो लोधी, निसार, मल्ला, केवट, बिंद, ये करीब 17-18% वोट है जी। ये पूरा का पूरा कल्याण सिंह जी के साथ था, और इसके साथ अन्य बैकवर्ड की हो गया था, और फिर समीकरण से टिकट दिए गए थे, तो ये वोट मांगना नहीं पड़ा था। लोग निकलते थे, पूछते थे ये गांव किसका है, बोले लोधी मल्लाहों का है, बोले ये वोट बीजेपी का, आगे चलो। जिस गांव में झंडा लगे देखे और प्रत्याशी पूछता था, बड़े बड़े झंडे लगे, भाई ये गांव किसका है, बोले तो लोधियों का है, ये तो मल्लाहों का है, निषादों का है, अरे भाई क्यों समय बर्बाद करना, आगे चलो, ये तो वोट अपना है ही। तो बिना मांगे ये वोट मिला करता था, तो पार्टी को सोचना पड़ेगा क्या करना। क्या लगता है कि ये जातिवादी अलग हटके विकास की राजनीति और विकास का मुद्दा यहाँ पर रहेगा, और अखिलेश के चेहरे के कंपेयर में चेहरा भारतीय जनता पार्टी को पेश करना पड़ेगा, आपको ऐसा भी लगता है? देखिए, ये नकारा नहीं जा सकता, मायावती केवल राजनीति की, केवल जातिवाद की राजनीति करती है, वोटों को बेचती है। माननीय मुलायम सिंह भी समाजवाद का नाम है, लेकिन जातिवाद के आधार पर राजनीति करते हैं। मैंने शुरू में वाजपेयी जी कहा था कि अभी हम लोग कितनी ही समाजवाद की बात लें, आध्यात्मिकता की कोई भी बात लें, हम नैतिकता की बात लें, अगर बिहार और उत्तर प्रदेश से जातीयता को मिटाया अभी नहीं जा सकता, समय लगेगा, मिटाया जा सकता है, चुनाव बहुत सन्निकट है, तो यहां जातीयता को नकारा नहीं जा सकता। अगर 54% ओबीसी का और 10% उस दलित का जो मायावती के अलावा है उसकी अनदेखी गई, तो परिणाम तो ठीक। यानी कि बीजेपी जब अंतिम रणनीति बनाए तो इस समीकरण को ध्यान में रखना, बिल्कुल यह समीकरण ध्यान में रखना ही पड़ेगा, और मैं कह चुका हूं और कहूंगा इस बात को, क्योंकि मैं बुरा बन सकता हूं लेकिन मैं पार्टी का अहित नहीं देख सकता। मुझे मोदी जी को मजबूत करना है। मोदी जी तब मजबूत होंगे जब उत्तर प्रदेश में 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी, और 2/3 बहुमत से तब सरकार बन सकती है जब 46% ओबीसी और 10% वो दलित जो मायावती के अलावा इस प्रदेश में है, वो पूरी तरह से तैयार है मोदी के साथ खड़े होने के लिए। फॉरवर्ड भी मोदी जी के साथ है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम होता है। इस तरीके से हमने बिहार में देखा, एक महागठबंधन बन गया। उत्तर प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी इस महागठबंधन को रोकने के लिए एक गठबंधन करना चाहेगी, अकेले चलना चाहेगी? इसके बारे में आपका क्या विचार? बिहार में और उत्तर प्रदेश में अंतर है। मोदी जी को केवल देश ही नहीं, सारा विश्व चाहता है। तो यहाँ का जो गठबंधन होगा, महागठबंधन की चर्चा होती है, वो महागठबंधन इसलिए नहीं हो सकता कि मुलायम सिंह जी समाजवादी नेता हैं और मुलायम सिंह जी राजनीति के खिलाड़ी हैं। मुलायम सिंह जी को हाशिए पर जाना तो स्वीकार होगा, लेकिन मुलायम सिंह किसी कीमत पर कांग्रेस समझौता नहीं करेंगे। मायावती अपनी तरह से राजनीति करती है, अकेलो चलो, मायावती भी किसी समझौता नहीं करेंगी। जो मायावती की समझौता नहीं करेंगी, मुलायम सिंह किसी समझौता नहीं करेंगे। अब मुलायम सिंह मरी हुई कांग्रेस जिंदा थोड़ी करेंगे। मुलायम सिंह से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, मैं बीजेपी हूं, फिर मुलायम सिंह नेता मानता हूं अपना, उनके साथ रहा हूं, तो मुलायम सिंह के दिल की बात को मैं जानता हूं। तो मुलायम सिंह समाजवाद पर कलंक नहीं लगाएंगे कांग्रेस से समझौता करके। मुलायम सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिनके कारण सोनिया प्रधानमंत्री नहीं बनी, नहीं तो कब की बन गई होती। तो मुलायम सिंह कम से कम अपने व्यक्तिगत जीवन में सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, तो उस महागठबंधन के लिए कोई दिवा स्वप्न देख सकता है। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की आंधी चलेगी और बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। आजम खान आपके बहुत प्रशंसक हैं, चूंकि प्रशंसक होने के नाते मैं चाहता हूं उनके लिए कोई संदेश, कोई बात। अब हमारे पुराने मित्र हैं आजम खान साहब, अब वो टीवी पर वो हमें कुछ कहते रहे, हम कुछ कहते रहे, जब मिलते हैं तो दोनों बहुत प्रेम से चाय कॉफी पीते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमारी अच्छी दोस्ती है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को सवाल, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कुछ है ही नहीं। लोकायुक्त की नियुक्ति करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। और मुलायम सिंह जी की फिर प्रशंसा करूंगा, वो इतने समझदार व्यक्ति है, कई बार खुले मंच से उन्होंने अब सब मंत्रियों को डांटा, सब हारोगे, तुम ठीक नहीं हो, अपने बेटे को ललकारा है, ठीक करो, मैं कोई जीत के नहीं आएगा। तो ये बात मुलायम सिंह मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है।
ये सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, ये मीडिया भी चिल्ला रही है। और कम से कम जहां बैठे हैं, यहां मेरे सांसद बनने के बाद 2 लड़कियों का अपहरण हुआ, केस दर्ज नहीं हुआ, बलात्कार हुआ, हत्या हो गई और आज तक कुछ नहीं किया गया। यहां पर आदित्य लोधी का अपहरण हुआ, बेचारे ने फोन किया, कोई बचा नहीं पाया, उसकी हत्या कर दी गई। एक छोटी सी लड़की 13 वर्ष की, बलात्कार हुआ, FIR दर्ज नहीं हुई। 13 वर्ष की लड़की मां बनी बैठी है, उससे बच्ची पैदा हुई है। तो ये कहां लॉ एंड ऑर्डर है? मुझे लगता है इसका खामियाजा 2017 में समाजवादी पार्टी को भोगना पड़ा। अखिलेश यादव का चेहरा चलेगा अगले चुनाव में? विकास की बात होगी? अखिलेश यादव का चेहरा बहुत भोला है और अखिलेश यादव को फेल करने में माननीय आजम खान साहब ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। इस सरकार में बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। मुख्यमंत्री के आदेश पड़े रहते हैं कार्यालय में, आदेश चचा जान के चलते हैं और चचा जान के कारण प्रदेश की दुर्दशा होती चली जा रही है। अब ये जिसके पास आजम खान जैसे मित्र हों, उसे किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। निश्चित तौर पर तमाम शुभकामनाएं आपको भी कि आप अपने क्षेत्र का विकास करें, क्षेत्र के लोगों के जो आकांक्षाएं हैं उन पर खरा उतरें। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत। तो फिलहाल हमारे आज इस बात मुलाकात कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।